नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लासेज में हमारा जो विषय है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। आज हमारा जो टॉपिक है विद्यालय मानसिक तनाव, यानी जब बालक स्कूल में जाता है तो उसका विद्यालय कैसा है, वहाँ पर तनावपूर्ण उसकी शिक्षा है तो वो कैसे अध्ययन करेगा, कैसा उसको वातावरण होगा, कैसे वो व्यवहार कर पाएगा। तो हमें जो पढ़ना है वो है विद्यालय और मानसिक तनाव, यानी विद्यालय के अंदर बालक का मानसिक तनाव में रहता है नहीं रहता, उसको डिपेंड करता है। क्यों रहता है, उसके कारण, उसको जांच करने की विधियां और उसके जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई उनके बारे में। अब जो हमारे जो बालक होता है, बालक का शैक्षिक, पारिवारिक, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक जो भी विकास होता है वो सभी हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में होता है। तो विद्यालय का मानसिक तनाव उसके अनुरूप होना चाहिए, मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, विद्यालय खुली होना चाहिए। वहाँ पे जब बालक जाता है तो अध्ययन करता है, इसलिए वहाँ पे अध्ययन करते समय उसके पास कुछ ऐसी वो नहीं होनी चाहिए जिससे कि बालक को मानसिक तनाव पैदा हो सके। इसलिए हमारे इसमें कुछ विद्यालय और मानसिक तनाव में हमारा जो है वो क्या है, दुर्व्यवहार। पहला टॉपिक है हमारा दुर्व्यवहार एवं दंड है। बालक में मानसिक तनाव किस प्रकार आता है, उसमें पहला है दुर्व्यवहार और दंड। बहुत से बालक जब विद्यालय जाते हैं तो उनके साथ में वहाँ पे दुर्व्यवहार कैसा है, चाहे विद्यार्थी करो, शिक्षक करो, तो दुर्व्यवहार करता है, साथ में उसको दंड भी प्रोत्साहित रूप में दिया जाता है। तो दुर्व्यवहार और दंड दोनों ही उसके साथ में नहीं होना चाहिए। अब देखो हमारा जो आरटीआई एक्ट 2009 आया अपना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बालक के साथ में दुर्व्यवहार और उसको दंड नहीं दिया जाएगा। यानी जो हमारा निःशुल्क शिक्षा अधिकार जो आया है अपना, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि बालक के साथ में दुर्व्यवहार और दंड दोनों ही नहीं दिए जाएंगे। अगर दिए जाते हैं तो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसलिए इससे मानसिक तनाव की भूमिका कम हो सकती है। फिर दूसरा है शैक्षिक दबाव। बालक जब विद्यालय जाता है तो उसके ऊपर बहुत सा दबाव हो जाता है, बहुत से टीचरों का होमवर्क देना पड़ता है, बहुत से काम कार्य स्कूल में करवाते हैं, घर के लिए और दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको दबाव बनता है और उस दबाव में मानसिक तनाव में रहता है और जब मानसिक तनाव में आता है तो कुछ घटना कर देता है। इसलिए उस शैक्षिक दबाव को कम करने के लिए कुछ सरकार ने कुछ हेल्प कदम उठाए हैं, जिनमें कैसे, जैसे हमने यशपाल कमेटी आई थी, यशपाल कमेटी दूसरे स्पष्ट रूप से कहा था, क्या कहा था कि बालक को निःशुल्क, बालक को बोझ रहित शिक्षा, यानी स्कूल में उसके साथ में बिना बोझ रहित, यानी जो बैग है बैग रहित स्कूल में जाना चाहिए ताकि उसके ऊपर बोझ नहीं आए, उसको जो मानसिक तनाव है वो उसके ऊपर लागू ना हो सके। अब बालक जाएगा स्कूल में तो उसका एक स्कूल जाता है विद्यार्थी, एलकेजी, केजी, यूकेजी, केजी, तो उस बालक के साथ में उस बालक के बराबर वजन में जो उसका बैग होगा, उसकी किताबें, पुस्तकें आदि सभी होती है। तो ये सवाल करने के लिए जो 1992 और 2005 में संसद आया, उसमें स्पष्ट रूप कहा कि बालक को बोझ रहित शिक्षा देनी चाहिए। तो शैक्षिक और इसके बाद में इसकी सिफारिश को लागू किया गया, अपना जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आया उसमें इसको लागू किया गया और बालक को बोझ रहित शिक्षा के प्रति आकर्षित किया गया। अब इसके आगे देखिए आप क्या दिया हुआ है, बड़े बच्चों का अनुचित व्यवहार। जब बालक स्कूल जाता है, स्कूल जाने के दौरान तो बहुत से बड़े बच्चे होते हैं, जिसमें उनके सब जो बड़े बच्चे होते हैं वो उनको जाकर अनुचित व्यवहार करते हैं और अनुचित व्यवहार करने से वो उस बाल अपराधी श्रेणी में आ जाते हैं। और जब बाल अपराधी श्रेणी में आते हैं बालक तो उससे कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं। तो बाल उपचार में आ जाते हैं, बाल उपचार में बहुत से आ जाते हैं। अब बाल उपचार में जो बाल अपराध के कारण अब बालक क्या क्या कर सकता है, बालक जब स्कूल जाएगा, स्कूल जाता है, अध्ययन करता है, तो वहाँ पर उसके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे वो बाल प्रवृत्ति की ओर आकर्षित हो जाता है और बाल आकर्षित हो जाता है तो वो उसका वहाँ पर तनाव बन जाता है और शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होता। तो बहुत से सामाजिक आर्थिक जो व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बालक अपराधी की ओर चल जाता है। अगर बाल अपराध क्या है, बाल अपराध वो है जिसमें बालक किसी भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है बालक के सामने जिनसे वो उसको व्यवहार में प्रकट करता है और व्यवहार में प्रकट करने से बालक कुछ अपराध की प्रवृत्तियां लागू कर देता है, ऑटोमेटिक उसके सामने
सामने रहती है और वो अपराध के कारण से बाल अपराध में यहाँ बनता है। अब आगे इसमें बहुत सी विद्वान ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से गिले विद्वान ने कहा है वे बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करते बाल अपराध कहलाते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। यानी क्या कहलाते हैं? बाल अपराधी क्यों कहलाते हैं? वे बालक जो समाज, हमारा समाज है, जो हमारे स्कूल मान लीजिए या समाज, हमारे स्कूल समाज बराबर है, स्कूल या समाज में जो बालक स्वीकृत आचरण, जो हमारा आचरण दिया हुआ है, एक परिवार रह रहा है, परिवार में जो आचरण बनाया हुआ है उस आचरण में वो पालन नहीं करते हैं, वह बालक अपराध की श्रेणी में आता है। फिर उसके बाद में मार्टिन जो देखो उन्होंने कहा है जो समाज विरोधी, जो स्पष्ट है कि जो समाज विरोधी व्यवहार करता है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। जो समाज विरोधी होते हैं, जो व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन उत्पन्न करते हैं, वो बाल अपराधी कहलाते हैं। अब देखो इसमें बाल अपराधी कारण क्या है? पहला है व्यक्तिगत कारण। अब व्यक्तिगत कारण में जैसे जो बालक होता है उसके जो चरित्र होता है, अंतर चरित्र होता है, उसके आधार पर भी वो बाल अपराधी श्रेणी में आता है। अब कैसे? इसे दो प्रकार में दिया हुआ है, एक होता है आनुवांशिक, एक होता है शारीरिक। अब आनुवांशिक तो कैसे? जैसे मान लो पीढ़ियों से जो चला आ रहा है वो उसके सामने आ गया, पीढ़ी से मतलब किसी पिता भी अपराधी थे, उसके दादा भी अपराधी थे, तो वो आनुवांशिक रूप से उसके साथ रहेगा और वो भी उसी आधार पर अपना काम करना शुरू कर देगा। जैसे चोर का बेटा चोर ही बनेगा, डाकू का बेटा डाकू बना, क्यों? क्योंकि उसने परिवार से सीखा है, अनुमान से उसमें गुण भी आते हैं। फिर उसके बाद शारीरिक दोष। अब शारीरिक दोष में क्या है? जैसे बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक विकलांगता होती है। अब शारीरिक विकलांगता होगी तो उस विकलांगता को छुपाने के लिए वो कुछ ऐसे गलत कार्य करते हैं जो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, और वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं तो वो बाल अपराधी माने जाएंगे। दूसरा है आर्थिक कारण। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं बाल अपराधी जो घर में इसकी पारिवारिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, मूलभूत साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाते। जब मूलभूत साधन सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान और देख लीजिए, तो वो जो उनको उपलब्ध नहीं हो पाते तो वो उनके खिलाफ उनको प्राप्त करने के लिए वो बाल अपराधी बन जाते हैं। चोरी करना, डकैती करना, किसी को मारना, बदमाशियां करना, ये सभी अपराध के कारण से उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद में आता है सामाजिक कारण। अब वो सामाजिक कारण सबसे मेन है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बालक का विकास सर्वाधिक समाज में होता है, परिवार में होता है, और अगर परिवार अच्छा नहीं होगा तो ये समझिए आप बाल अपराधी के गुण उसमें व्याप्त होंगे। अब देखिए कैसे। पहला है पारिवारिक परिस्थितियां, क्या क्या आती है पारिवारिक परिस्थितियों दिया हुआ है। जैसे पारिवारिक परिस्थिति में सामाजिक कारण पारिवारिक दिया हुआ है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनमें मूलभूत साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, और जब वो साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तो बालक जो है उनको प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे आपराधिक कार्य करते हैं जिससे वो कुछ ऐसे काम करने लग जाता है जिससे वो बाल अपराधी श्रेणी में आ जाता है। अब इसके बाद में आता है माता पिता का अनुचित व्यवहार। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनके साथ में माता और पिता दोनों का व्यवहार उचित नहीं होता। समय के अनुसार सुबह मान लीजिए माता पिता का व्यवहार दोनों का भी होता है। जैसे माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो बालक भी उनकी प्रवृत्ति के अनुसार लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा, और बालक उसके बच्चे के प्रति आर्थिक, जैसे मान लो माता पिता में आर्थिक तंगी है या माता पिता में सामाजिक परिवेश की कमी है, उसी के बाद में माता पिता क्या करते हैं? बच्चे के साथ में उचित व्यवहार नहीं करते। फिर तीसरा बहुत से परिवारों में देखा गया है कि जो बाल अपराधी होते हैं उनकी जो माता पिता होते हैं उनका चरित्र भी उज्ज्वलवान नहीं होता। कहीं पे माता का चरित्र निर्जल होता है, कहीं पिता चित होता है, कहीं पिता शराब पी करके बदमाशी करते हैं, कहीं माता पड़ोस में जाके बैठना, बातें करना, लड़ाई झगड़े करना, तो उनसे भी क्या होता है इसमें पड़ता है। फिर आता है आपराधिक क्षेत्र। बहुत ये तो था पारिवारिक परिस्थिति का। अब एक आपराधिक क्षेत्र, ये आपराधिक क्षेत्र सबसे प्रभावी है क्योंकि बालक इस आपराधिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। कैसे होता है? जो परिस्थिति में बालक सबसे पहले बुरी संगत, बालक में जब बालक बाहर आता है समाज से आता है, बाहर आता है बड़ा हो गया तो बालक के सामने उसकी दोस्ती होती है, संगत पड़ती है। तो जब कभी कभी क्या होता है अच्छी संगति के साथ साथ बुरी संगति भी उसको लग जाती है, दोस्तों के साथ बैठना। अब दोस्त उसके मान लो अपराधी है तो वो भी अपराधी बनेगा, शराब पीना है, बदमाशी करना है, या चलते हुए उसको तो छेड़ना है, मारना है, ये सभी बाल अपराधी श्रेणी बुरी संगत का परिणाम होता है। फिर उसके बाद विद्यालय का वातावरण, बहुत से बालकों में विद्यालय का वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब वहाँ पे विशिष्ट
प्रकार के बालक, प्रतिभाशाली बालक, बहुत से बालक वहाँ पे आते हैं इसको पढ़ने के लिए। अब शिक्षक क्या करते हैं, बहुत से शिक्षक क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक को व्यवहार का अच्छा व्यवहार करते हैं, और जो बुरी संगत वाले बालक है उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। उससे क्या होता है, बालक का जो वातावरण है, वहाँ का स्कूल वातावरण है, उसको काटने के लिए दौड़ता है, और वो वहाँ पे बाल प्रवृत्ति की श्रेणी में प्रकट होता है। फिर उसके बाद आता है परीक्षा प्रणाली। अब बालक क्या करता है, इस परीक्षा प्रणाली के खिलाफ है। बालक स्कूल आता है, टेस्ट देता है, टेस्ट देने के बाद परीक्षा देता है। अब परीक्षा में कभी कभी उसकी याद, जो उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, दिमाग नहीं चलता है और पढ़ता नहीं है, तो उसका जो परीक्षा प्रणाली है उसके अच्छा नंबर नहीं आएंगे। जब नंबर नहीं आएंगे तो वो उसके क्या मतलब फेल हो जाऊंगा, और उसको ऐसी प्रवृत्तियाँ उसमें व्याप्त हो जाती है। फिर है मनोरंजन। बहुत से मनोरंजन के लिए बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसको मनोरंजन, जैसे बालक घूमने गया बाहर, उसमें क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती है, मोबाइल सुनना, मनोरंजन, बहुत से अपराध ऐसे भी करते हैं जो मनोरंजन होता है उन बालकों को। जैसे मान लो बैठा बालक कोई जा रहा है, जैसे रास्ते में जा रहा है, उसको छेड़ देना, उसको मार देना, पीट देना, तो उनका मनोरंजन हो गया। फिर ऐसे बाद में सामाजिक विघटन। बहुत से ऐसे क्रियाशील होते हैं शारीरिक रूप से जो सामाजिक विघटन को प्रभावशाली बनाते हैं, और बालक उनके प्रति सामाजिक विघटन को देखते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों को अपने आप ही लेता है। बहुत सी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको बालक ग्रहण कर लेता है। बहुत से जैसे नेता होते हैं उनकी प्रवृत्तियों कर लेता है। ये सभी बाल अपराधी को बढ़ाने के तंत्र हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है, मानसिक दुर्बलता। बहुत से बालक शुरू से ऐसा तो है नहीं, जन्मते ही उसके दिमाग में चलता है, पूरी चलती है। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक दुर्बलता है, बुद्धि उनमें खास नहीं होता, शारीरिक विकलांगता होती है, तो उसमें सारी विकलांगता के कारण बालक अपनी विकलांगता को छुपाने के लिए कुछ ऐसे काम करता है जिनसे ये होता है। अब देखो फिर होता है उसके बाद मानसिक रोग। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, यानी जिनके अंदर संयम नहीं होता, वो दुश्चिंता से ग्रहित होते हैं, तो वो बालक कभी भी बाल अपराधी श्रेणी में आते हैं और कभी भी ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। फिर संवेदनात्मक संघर्ष। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके जो दिमाग होता है, जो इच्छा इंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियां होती है, उनके दिमागों के बीच में संघर्ष होता है, और संघर्ष होने के बाद में वो बालक बाल अपराधिक श्रेणी में उपयुक्त होने लग जाता है। अब इसमें एक और दिया हुआ है, वो है मनोविश्लेषण। इसलिए वो मनोविश्लेषण इसमें आगे। फिर इसके बाद मनोस्वास्थ्य तो बहुत से, जैसे फ्राइड ने कहा है कि बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनका अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो बाल अपराधी श्रेणी में आते हैं। तो फ्राइड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, तो हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि बालक में जो अचेतन मन होता है, जिसमें दमित इच्छाएं होती है, जिनको कभी पूरा नहीं कर पाता, उनको प्राप्त करने के लिए वो बाल अपराध को प्रभावी करता है। अब इसके बाद देखो, बाल अपराध को रोकने के लिए, बालकों में मानसिक तनाव को कम करने के लिए जो उपचार की विधियां हैं, जो बालकों को रोक सके, उपचार की विधियां हैं, वो है बाल अपराध को बहुत सी विधियां भारत में या किसी भी देश की राज्य सरकार में या जो शिक्षा तंत्र है उसमें बाल अपराध को सुधारने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं, ताकि बालकों में किसी प्रकार की कमी नहीं हो सके। उसमें आते हैं मनोविज्ञान। दो प्रकार की, मनोवैज्ञानिक विधि और एक होती है वैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि क्या होती है, जो बालक को मन को आधार बना करके तो उसमें मानसिक जो अचेतन मन है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, ताकि बालक के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं वो समाप्त हो सके। तो उसमें पहला है कीड़ा चिकित्सा। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो बहुत सी बदमाशियां करते हैं, अपराधिक श्रेणी में आते हैं, उनको सुधारने के लिए क्या करते हैं, कीड़ा, यानी जो उसकी जो इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं, उनको कीड़ा के क्षेत्र की ओर डालना। जैसे मान लो बालक के अंदर शारीरिक विकलांगता है या मानसिक रोग से पीड़ित है या मानसिक रोग है, तो वो क्या करे, या फिर बहुत से मनोवैज्ञानिक कारण जिससे वो बीमार रहता है, अपराधिक श्रेणी में आता है, तो उसको दबाने के लिए उस बालक को दूसरे खेल की ओर आकर्षित करना। जैसे मान लीजिए क्रिकेट, कोई बालक क्रिकेट खेलने में रुचि है, लेकिन वो नए खेलर की बहुत सी अपराधियों को प्रवृत्ति करता है, तो उसकी अपराधियों को नष्ट करते हुए स्कूल के विद्यालय क्षेत्र में उसको क्रिकेट की ओर आकर्षित करना है, खेल की ओर आकर्षित करना, ताकि बालक के जो जितने भी दमित इच्छाएं हैं वो दबा करके वो खेल में मनोरंजन के रूप में काम कर सके। फिर आता है उसको मनोविनय। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो बहुत सी अपराध करते हैं, तो उसको अपराधियों को नष्ट करने के लिए, बालक को नष्ट करने के लिए बालक को अभिनय का मौका देते हैं, और बालक जब अभिनय करेगा कक्षा में या विद्यालय क्षेत्र में, तो उसके अंदर जो दमित इच्छाएं हैं वो दब जाएगी और वो उनको प्रकट करने की कोशिश नहीं करेगा। बालक है वो बाल अपराध की श्रेणी से बचने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद मनोविश्लेषण की विधि।
अब देखो ये सबसे मोस्ट विधि है, क्यों है? क्योंकि इस विधि में जो प्राइड है, जो मैन इसके जो मनोविश्लेषण जाता है, जो जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक रिजल्ट आता है वो है साइमन फ्राइड। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के अंदर, बालक में जो अचेतन मन है, यानी 90% जो अचेतन मन है, 90% अचेतन मन है, उनमें जो दमित इच्छाएं हैं, वो दमित इच्छाएं ही व्यक्ति को बाल अपराधी की श्रेणियों की ओर आकर्षित करती है। तो मनोविश्लेषण विधि के माध्यम से भी हम बाल अपराधी को नष्ट करके बाल अपराधी को सुधार सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक मुक्त साझा और एक होता है सामान्य विश्लेषण। मुक्त साझा में क्या होता है, बालक को किसी एक विषय पर टिप्पणी करने के लिए दिया जाता है कि आप इसमें लिखिए, बालक उसमें लिखता है तो हम उसको प्रोत्साहन रूप देते हैं, बालक को मुक्त रूप से लिखने की कोशिश करते हैं। तो बालक जितना मुक्त होगा उतना ही वो आगे ध्यान देगा। और एक बालक को कहेंगे कि आप इस विषय लीजिए और रात को सौपन लीजिए, सौपन के दौरान जो आपके दिमाग में आएगा वो सुबह उठ करके इसमें लिखिए, ताकि वो अपने सौपन के माध्यम से इसको पुष्टि कर सके। फिर उसके बाद में बहुत से आती है वैज्ञानिक विधियां। अब वैज्ञानिक विधियों में बहुत सी विधियों में सबसे पहला है परीक्षण। परीक्षण विधि क्या है, जो बाल अपराधी होता है उसको कुछ सामाजिक शर्तों के आधार पर, कुछ का मतलब कुछ सामाजिक शर्तों के आधार पर उस बालक को समाज में शर्तों के आधार पर छोड़ देते हैं, ताकि वो परीक्षण के माध्यम से, लोगों के अध्ययन के माध्यम से वो अपनी प्रवृत्तियों को नष्ट कर सके। ये है। फिर है दूसरा बाल बंदी गृह, जो इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी, बाल बंदी गृह। और ये क्या करता है, बालकों को जो बालक अपराधी श्रेणी में आते हैं उनको एक मैन रूप से स्कूल के रूप में बनाया गया है, उसमें बालकों को डाल देते हैं जो अपराधी श्रेणी में होते हैं, फिर वहां पर उनको सुधारने का कार्य किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है रिफॉर्मेटिव स्कूल। रिफॉर्मेटिव स्कूल की स्थापना 1893 में थी। इसकी स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या था, सुधार गृहों की स्थापना करना, यानी बालकों में जो व्याप्त बुराई है उनको समाप्त करने के लिए सुधार गृह की स्थापना करना। और ये भारत में 1893 से निरंतर चल रही है। फिर इसके बाद बाल परामर्श विधि। ये विधि बालक को परामर्श दे करके बाल अपराधी में जो भी आपराधिक प्रवृत्तियां हैं वो समाप्त करने के लिए बाल अपराध विधि के माध्यम से दिया जाता है। फिर है किशोर न्यायालय। अब 19 से लेकर के 21 वर्ष के जो भी बालक हैं उनको किशोर न्यायालय की श्रेणी में डाला जाता है और वहां पर सुधार कार्य रूप से हम क्या जाता है। तो ये थी बाल अपराध उपचार की विधियां। अब वो सरकार ने समय समय पर बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनसे बाल अपराधियों की प्रवृत्ति को नष्ट हो सके, बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, स्कूलों में उनका विकास हो सके। इसलिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई है, जिनमें से है एक तो पहली योजना जो है लहर, ये पहले से लेकर के दूसरे तक के बालों में चलाई गई है। फिर उसके बाद में आती है गुरु मित्र शिक्षा की योजना, ये भी बालों में चलाई गई है। दूसरी है, तीसरी आनंददायक शिक्षा योजना। ये बहुत सी योजनाएं शिक्षा के माध्यम से चलाई गई है ताकि बालक इनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सके। और जब बालकों में अब ये जब अपराध खत्म होगा तो बालकों में अधिगम करने के लिए, यानी बालक को अधिक से अधिक शिक्षा की ओर जोड़ने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं। उन प्रयासों में क्या है, उन प्रयासों में बहुत से टॉपिक दिए हुए हैं जिनमें हमारे इस बारे में अध्ययन करके, तो बाल प्रवृत्तियां, बहुत से ऐसे बालक हैं जिनमें कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, विशिष्ट प्रवृत्तियां होती हैं। उन विशिष्ट प्रवृत्तियों को उजागर करने के लिए हम इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं ताकि बालक ऐसी योजना संचालित करते हैं ताकि बालक अधिगम की ओर कर सके, सीखने की ओर तत्पर रह सके। फिर उसके बाद संगीत, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको संगीत प्रिय लगता है और संगीत की शिक्षा को मिल नहीं पाती, इसलिए उसको संगीत की शिक्षा देने के लिए हम तैयार रहते हैं। फिर उसमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जो नृत्य के लिए भी आकर्षित होते हैं और वो नृत्य के माध्यम शिक्षा करना है तो वो नृत्य भी करता है। तो एक अभिनय, बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो दूरदर्शन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से किसी भी एक नेता को देख करके अपनी छवि को ढालने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा बनूं। तो उस बालक को अभिनय के माध्यम से आगे बढ़ने की हम प्रवृत्तियां देते हैं ताकि अधिगम के माध्यम से अभिनय से अधिगम करके वो बालक आगे बढ़ सकता है। फिर उसके बाद चित्रकला, बहुत से बालकों को चित्रकला के माध्यम से भी हम उसको शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं। फिर आ जाइए उसको उद्योग धंधे। अब घर में पहले स्कूलों में ऐसे कैंप लगना, शारीरिक कैंप लगना या बहुत से ऐसे कलाकृतियों कैंप लगवाते हैं ताकि बालक सीख सके, उससे कुछ सीख सके कि किस प्रकार हम बाजार में मार्केटिंग कर सकते हैं, बाजार में किस प्रकार हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, किस प्रकार हम वस्तु का बेच सकते हैं। तो उद्योगों के माध्यम से होगा। फिर अपना कार्य अनुभव, बालकों में अंदर कार्य अनुभव यानी
करके सीखने पर ध्यान देता है कि बालक को क्या क्या करना चाहिए, उनसे अनुभव होने के बाद बालक क्रियाशील रहता है। फिर अगला समाज से बालक में जैसे स्काउट गाइड है या बहुत से ऐसे केंद्र है, गाइड है, स्काउट है या बहुत से बजरंग दल है, जैसे बहुत से दल ऐसे हैं जो समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उससे भी बालक को अधिगम करने की कोशिश करनी चाहिए। और पाठ्य सहायता सहगामी क्रियाएं, बहुत सी ऐसी हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उनमें बहुत से सहगामी क्रियाएं जिनके बालक जिनके प्रभाव से बालक लगातार क्रियाशील रह करके अपने अधिगम को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार हम जो हमारा जो विद्यालय है, जो बालकों का निरंतर विकास होना चाहिए, उसके लिए हमारा जो विद्यालय है वो मानसिक तनाव मुक्त होना चाहिए, ताकि बालक वहाँ पर जाकर के निष्पक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके और बालक लगातार इसको अधिगम करते हुए अपने प्रयासों के माध्यम से अपना संपूर्ण विकास कर सके। बहुत सी ऐसी कमेटियाँ भी आई हैं, जैसे यशपाल कमेटी है या अपनी 8 वाली शिक्षा का अधिकार 2009 में जो लागू हुआ है, उन सभी में बालक की शिक्षा में जोर डाला गया है ताकि बालक के साथ में कोई भी व्यवहार न कर सके और बालक का दुर्व्यवहार करना, दंड देना, इनके लिए कठोर कानून बनाए गए हैं ताकि बालक को शिक्षा अधिगम रूप से शिक्षा मिल सके और वो आराम से आगे बढ़ने की ओर तो समाज व्यवस्था कर सके। तो ये था हमारा जो विषय विद्यालय और मानसिक तनाव। अब कल के लिए हम दूसरा नया टॉपिक के साथ कल मिलेंगे नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।